स्वागत करता हूं आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब प्लेटफॉर्म आरटीएस अनमोल पर। आप सभी को पता है कि हम क्लास 10th के बच्चों के लिए बखूबी और बेहतर एक सीरीज लेकर के आए हुए हैं, जहां उनके सभी विषयों की तैयारी, जिसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, वीवीआई, एमआई, मॉडल सेट, यानी कि कंप्लीट मटेरियल जो है हम उन सबको देने वाले हैं। इसलिए आइए उसी सीरीज में आज के इस लाइव लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं मेरे प्यारे बच्चे क्लास 10th का बायोलॉजी और उसका पहला अध्याय जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, जैव प्रक्रम। इसके 2 पार्ट पहले हो भी गए हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाएं, हमारे आरटीएस अनमोल चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन तमाम वीडियो को भी एक बार जरूर देख लेंगे। आइए तो आज के इस लेक्चर में, जो कि लेक्चर अपना 3 है, जैसा कि आप देख रहे, इस लेक्चर का पहला प्रश्न आपके सामने इस तरीके से प्रदर्शित होता है, जहां कह रहा है प्रश्न संख्या 51 है। मतलब अभी से पहले जितने भी 50 क्वेश्चंस हैं, वे सारे के सारे क्वेश्चंस जो है आपके पिछले 2 लेक्चर में हमने कंप्लीट कर दिया है। वीडियो जरूर देखेंगे और आपसे दरख्वास्त करेंगे कि जितने भी बच्चे हमारे इस लाइव सेशन में जुड़े हैं, वीडियो को छोड़ करके नहीं जाइएगा, अंत तक देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जहां से आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलने वाली है और जिससे कि आप अपने एग्जाम को बेहतर कर सकते हैं, उम्दा कर सकते हैं। प्रश्न पहला है, बच्चा जी कह रहा है कि इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। अब ये वर्ग पूछ रहा है बच्चा जी। आप लोगों ने 8 क्लास से ही सूक्ष्म जीवों के वर्ग को जाने हैं या फिर क्लासिफिकेशन किए हैं, वर्गीकरण किए हैं सूक्ष्म जीवों का। देखिए उसमें से कुछ वर्ग का नाम यहाँ दिया गया है, शैवाल है, कवक है, जीवाणु है, या इनमें से कोई नहीं है। इष्ट के बारे में पूछता है। आपको पता ही है कि इष्ट को और हम लोग क्या कहते हैं, तो इष्ट को कहते हैं खमीर, है ना। इष्ट को हम लोग खमीर भी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे। और ये जो खमीर है ना बच्चा जी, ये जो खमीर है वो कवक वर्ग का है, इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। यानी कि ये फंगी का है बच्चा जी, ये फंगाई है ना। तो इस तरह से ये फंगी क्लास का है, इसीलिए आपसे पूछे कि इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, तो वो अपना कवक हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। बढ़िया से समझिएगा, प्रश्न कहता क्या है कि दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया। अब देखना यहां पर दिया गया ऑप्शन क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। ऑप्शन कह रहा है बच्चा जी कि अपघटन, डिकम्पोजिशन, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, किण्वन, फर्मेंटेशन। अब ये जवाब देना है। ऐसे तो आप सभी केमिस्ट्री में पढ़े हैं कि भाई दही का जमना एक रासायनिक प्रक्रिया है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। भौतिक परिवर्तन आपने देखा है कि भाई कोई भी पदार्थ जब अपनी अवस्था को बदलता है, चेंज करता है, वापस फिर वो अपनी अवस्था में आ जाता है, पूर्वत स्थिति में वो आ जाता है, तो भौतिक परिवर्तन होता है ना। लेकिन रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जहां एक बार बदलाव होता है तो फिर वापस वो अपने पूर्व की स्थिति में, पहले की स्थिति में नहीं आता है। क्लियर है ना। और उसी प्रक्रिया को रासायनिक प्रक्रिया भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। तो इसमें बच्चा जी जो सही जवाब है वो अपना किण्वन होगा, फर्मेंटेशन होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी प्रक्रिया है, किण्वन है। या फिर आपसे वो बात भी कहे भौतिक या रासायनिक, तो आप कह देंगे कि ये कैसा है, तो अपना रासायनिक है, ठीक है ना बच्चा जी, रासायनिक। एक सेकंड बच्चा है ना, फिर अपना वो रासायनिक हो जाएगा। क्लियर है। तो अच्छे तरीके से इन चीज़ों को आप बेहतर तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है बच्चा जी, कह रहा है कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि के जैसा कार्य नहीं करता। जरा सा प्रश्न को अच्छे तरीके से देखिएगा। प्रश्न आखिर आपका कहता क्या है कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि के जैसा कार्य नहीं करता है, यानी कि दोनों के जैसा कार्य नहीं करता है।
तो जो नहीं करता उसको फाइंड आउट करेंगे। देखिए बच्चा जी, ऐसे ये प्रश्न आपके होबो एनसीईआरटी से लाया हूं, लेकिन इस प्रश्न में जो त्रुटियां मैं आपको बताना चाहूंगा, केवल अग्न्याशय ही एक ऐसा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों के जैसा कार्य करता है, ठीक है, जिसको पैंक्रियाज भी कहते हैं अंग्रेजी में। बाकी बात पीयूष ग्रंथि, अंडाशय या वृषण, ये तीनों में से कोई जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी के जैसा कार्य नहीं करता है, ठीक है। आपको ये भी जानकारी दे दे कि अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या होता है। बच्चे जी, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है और बाह्यस्रावी जो ग्रंथि होता है, उसमें बस यही अंतर है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है वो हार्मोन रिलीज करता है, बाह्यस्रावी ग्रंथि जो होता है वो ज्यादातर एंजाइम रिलीज करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि अपने स्राव को डायरेक्ट ब्लड में रेगुलेट करता है, लेकिन जो बाह्यस्रावी ग्रंथि होता है वो नलिकाओं के माध्यम से जो है वो हमारे परिवहन अंग तक पहुंचता है। बच्चा जी, तो इस तरह से यहां पर केवल अग्न्याशय है जो कि दोनों के जैसा कार्य करता है, लेकिन बाकी ये तीन जो है वो अपना अंतःस्रावी ग्रंथि के जैसा, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि के जैसा कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पर ऐसे जो आपका उत्तर हो जाएगा वो बी भी होगा, सी भी होगा और डी भी होगा। क्लियर है ना? तो बी सी डी ये तीनों जो है आपका अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगला प्रश्न बच्चा कि पादप में, आइए जरा सा प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन है? वृद्धि हार्मोन बच्चा जी, तो देखिए प्रश्न का जवाब हम लोगों को देना है। ये जो एड्रिनल है बच्चा, ये जो इंसुलिन है या जो अपना थायरॉक्सिन है, ये तीनों का तीनों जो अपना है बच्चा, ये मानव में पाया जाने वाला हार्मोन है, ठीक है। तो ये होगा अपना मानव हार्मोन, ठीक है ना, तो ह्यूमन हार्मोन है अपना ये। चलिए, तो इस तरह से ये ह्यूमन हार्मोन हो जाएगा। तो ये तीनों तो होगा ही नहीं, इसलिए सही जवाब पूछ रहा है पादप में, यानी कि पूछ रहा है बच्चा जी प्लांट में, है ना, प्लांट में पूछ रहा है। तो सही जवाब बस ए होगा अपना, और वो जवाब है अपना भाई जिब्रेलिंस। क्लियर है? तो जिब्रेलिंस इज द प्लांट हार्मोन मेरे नॉनिहाल बच्चे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है पौधों में, तो पूछ रहा है कि आखिर उससे हमें क्या मिलता है। तो आइए जवाब है, पहला नंबर पूछ रहा है, कह रहा है बच्चा वसा, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है ग्लूकोज और चौथा है प्रकाश। तो इन सब में से कौन मिलेगा बच्चा जी? तो इन सब में से जो मिलने वाला है वो अपना होगा ग्लूकोज, यानी कि इसको हम प्लांट की भाषा में क्या कहते हैं? तो स्टार्च भी कहते हैं, स्टार्च भी कहते हैं, है ना। आइए, या मंड भी कहते हैं, चलिए उसको भी हम लोग लिख लेते हैं बच्चा, या उसको हम लोग मंड भी कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? कभी भी आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम भोजन कर लिए मुझे एनर्जी मिल गई, नहीं भाई, भोजन केवल एक प्रक्रिया है जिसका नाम है पोषण। पोषण आपने किया हुआ है, पोषण के माध्यम से भोजन ग्रहण कर लिया, आपने शरीर के अंदर डाल लिया, लेकिन उसके बाद का एक प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जैव प्रक्रम में, जिसका नाम है श्वसन। और यही श्वसन जो होता है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसको वायवीय श्वसन कहते हैं, और वहीं से मुझे एटीपी के रूप में, है ना, एटीपी के रूप में क्या मिलती है बच्चा जी? तो एनर्जी मिलती है। क्लियर है ना? तो इस तरह से उस प्रक्रिया का नाम होगा बच्चा जी, उस प्रक्रम का नाम होगा श्वसन। अगला प्रश्न है कि मानव आहार नाल, जिसको अधर नाल भी कहते हैं, सबसे लंबा भाग है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? द बिगेस्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। तो बताइए हमारे आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन होगा? तो आप लोगों ने जरूर पढ़ा है छोटी आंत, है ना, लगभग 6 मीटर या 6.5 मीटर जो है अपना ये होता है ना। टोटल ऐसे आप पढ़े होंगे कि 8 से 10 मीटर का होता है, या उसमें 6 से 6.5 मीटर का जो भाई लेंथ है वो छोटी आंत का ही होता है, इसलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहते हैं? देखिए बच्चा जी, एनर्जी कॉइन किसको कहते हैं ये पूछ रहा है आपसे, कि बताइए कि कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कौन है? कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कौन है ये पूछ रहा है। तो बच्चा जी अभी आपको बता रहा था कि श्वसन की क्रिया में अपना एटीपी अराइज होता है, एटीपी मतलब फॉर्म्ड होता है बच्चा जी। तो यही वो जो एटीपी अपना है, यही जो अपना एटीपी है वो ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है बच्चा, कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है।
पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पत्तियों का सबसे जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसको एपिडर्मिस कहते हैं बच्चा, और उसी एपिडर्मिस में एक छोटा सा छिद्र होता है। उस छोटे से छिद्र को, आइए उस छोटे से छिद्र को हम नाम देते हैं बच्चा जी अस्टोमाटा, या उसी को कहते हैं रंध्र, है ना, उसी को हम लोग रंध्र भी कहते हैं। अस्टोमाटा या रंध्र उसका नाम होता है, और इसी के माध्यम से जो है भाई गैसों का आदान प्रदान होता है ना, गैसों का विनिमय होता है। आइए तो अपना जवाब जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं बच्चा जी अगले प्रश्न की ओर। आराम आराम से आप लोग जवाब देते जाइएगा और बेहतर जवाब दीजिएगा, ऐसा उम्मीद करूंगा आप लोगों से। अगला प्रश्न है कि हृदय, बच्चा जी हृदय, है ना, हृदय से रक्त यानी कि रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। अब जरा सा देखना है, प्रश्न के अनुसार ही आपको जवाब देना है। प्रश्न जैसे कहे हम जवाब को वैसे ही डिलीवर करेंगे, है ना। प्रश्न क्या कहता है? रक्त यानी कि रुधिर को कहाँ से भैया? तो हृदय से। अब आपको हृदय के पास जाना है ना बच्चा जी, अब आपको हृदय के पास जाना है। आपने देखा है इस तरीके से कि ऊपर वाले भाग और नीचे वाले भाग, यहाँ भी ऊपर यहाँ भी नीचे, ऊपर वाले भाग को हम अलिंद कहते हैं, नीचे वाले भाग को निलय कहते हैं, ठीक है ना बच्चा जी। तो अब कह रहा है कि हृदय से रुधिर को पूरे शरीर में पंप करना है। तो भाई आपको पता है कि जैसे पहले तो ब्लड आता है पूरे शरीर से अपने पास आता है, तो पहुंचता है यहाँ पर दायां लिंद में, और उसके बाद फिर नीचे जाता है नीले में, फिर ऊपर जाता है फेफड़े में, फिर आता है अपना ये बायां अलिंद में, और फिर जाता है बायां नीले में। क्लियर है? और फिर बायां नीले से फिर पूरे बॉडी को ये ब्लड जो होता है वो पंप होता है। तो वो नीले ही होता है जो हृदय से रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। इसलिए बताइए, अब आप जवाब दे ही सकते हैं कि जवाब सही क्या हो सकता है बच्चा? यहाँ फेफड़ा द्वारा, नीले द्वारा, लिंदो द्वारा, इनमें से सभी द्वारा। तो इस प्रश्न का जवाब नीले होगा, क्योंकि पूछ रहा है हृदय से। इस बात को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, प्रश्न को बेहतर तरीके से समझना है कि हृदय से, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न अपना क्या कहता है उस पर जरा सा हम लोग ध्यान देंगे। निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो भैया जी रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर को मापना है, तो हम किस प्रकार के डिवाइस का प्रयोग करेंगे? उस डिवाइस का नाम होता है बच्चा जी स्फिग्मोमैनोमीटर, या इसी का एक और नाम होता है रक्तचाप मापी, है ना, रक्तचाप मापी भी इसको कहते हैं। चलिए ठीक है, तो इस तरह से रक्तचाप मापी इसका दूसरा नाम है, और अंग्रेजी में इसे हम लोग स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग रक्तचाप मापते हैं, ब्लड प्रेशर बीपी मापते हैं। अगला है बच्चा जी कि रक्त का कौन सा अवयव, देखिएगा प्रश्न को बेहतर तरीके से समझिएगा कि रक्त का कौन सा अवयव जो है वो घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध कर देता है। किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा कि जब वो घायल हो जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, और उनके शरीर के किसी हिस्से से, जो चोटिल हिस्सा है वहां से रक्त स्राव होना शुरू होता है, तो हमारे रक्त में एक अवयव, एक कंपोनेंट होता है। वो कंपोनेंट क्या करता है कि उस मार्ग को ही अवरुद्ध कर देता है। जैसे हम लोग पानी पटा रहे होते हैं खेतों में, और किसी भी कराह के द्वारा जो है वो पानी जा रहा होता है, तो वहाँ पे मिट्टी डाल देने से वो पानी रुक जाता है। वैसे ही रक्त में भी एक कंपोनेंट है, और वो क्या करता है? तो भाई रक्त स्राव के मार्ग को ही क्या कर देता है? रोक देता है। और किस प्रकार से? तो रक्त का थक्का बना करके। और वो कौन होता है? तो वो अपना प्लेटलेट्स होता है बच्चा जी। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो प्लेटलेट्स वो कंपोनेंट है जो रक्त का थक्का जमा करके रक्त स्राव को वो रोकता है। अगला प्रश्न है बच्चा जी कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर, अब हम लोग को करना है मंड परीक्षण। आप लोगों ने ये प्रश्न सुना होगा, या ये प्रश्न आप लोग बहुत ही बखूबी और बेहतर तरीके से पढ़े होंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 अनिवार्य है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है बच्चा जी क्लोरोफिल अनिवार्य है। तो ये सारे प्रश्न आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही मंड बनता है, ये सारी बातें आप लोगों ने सुना है। पर यहाँ पर हम लोगों को करना है मंड परीक्षण, यानी कि स्टार्च टेस्ट करना है। तो उसके लिए हरी पत्ती पर, है ना बच्चा, कह रहा है उसके लिए हरी पत्ती पर आयोडीन
आयोडीन डालने के पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। देखिए बिल्कुल सही बात है कि मंड परीक्षण में हम पत्ती को भाई मंड परीक्षण करने से पहले हरी पत्ती को हम क्या करते हैं, तो एल्कोहल में उबालते हैं, तब उसके ऊपर आयोडीन डालते हैं। तो आयोडीन डालने से पहले एल्कोहल में उबालते हैं, आखिर क्यों? प्रश्न ये है क्यों उबालते हैं? मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, या इनमें से सभी के लिए? मेरे नौनिहाल बच्चे, तो आप जब मंड परीक्षण करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें समरूप होनी चाहिए, सारी चीज़ें इक्वल होना चाहिए, सब एकदम से एक समान रूप से वहाँ पर आपके साथ घुल मिल जाना चाहिए, ताकि आयोडीन का प्रभाव सभी जगह पर, पत्ती के सभी जगह पर समान रूप से पड़े। इसीलिए हम लोग पहले उसको अल्कोहल में उबालते हैं, ताकि मंड जो है अच्छी तरीके से घुल जाए, क्लोरोफिल भी आराम ठीक से वो एक दूसरे के साथ एकदम से इक्वल हो जाए। तो वह क्लोरोफिल को घोलने के लिए भी ये काम करते हैं, और गर्म करने से पत्ती मुलायम भी हो जाता है, ताकि आयोडीन का बेहतर प्रभाव पड़ सके। इसीलिए ऑल ऑफ दिस, यानी कि इनमें से सभी के लिए हम ये काम करते हैं। कौन काम? यानी कि हरी पत्ती को हम क्या करते हैं, एल्कोहल में उबालते हैं। क्लियर है ना? तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, भूलेंगे नहीं। बेहतर प्रश्न है और काफी अच्छा, यहाँ पर हमें कंसेप्ट के साथ जवाब देना होगा। अगला प्रश्न बच्चा जी क्या कह रहा है कि भाई स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि स्लाइड को सबसे पहले भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसको हम लोग संयुक्त भी कह सकते हैं बच्चा जी, संयुक्त माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, कितना गुना बड़ा कर करके या कितना गुना पर देखा जाता है? तो इसके लिए बच्चा जी सही जवाब जो है वो है भाई 10 गुना पर। 10 गुना बड़ा करेंगे संयुक्त स्लाइड को भाई किससे? संयुक्त माइक्रोस्कोप से, और उसके बाद हम उसको देखते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि स्लाइड को सर्वप्रथम हम संयुक्त माइक्रोस्कोप से या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से 10 गुना पर देखते हैं। कितने गुना पर? 10 गुना जूम कर करके हम उसको देखते हैं बच्चा जी। अगला प्रश्न है कि तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र पढ़ा होगा। उसमें अलग अलग जीवों का अलग अलग श्वसन अंग होता है। उसमें तिलचट्टा का श्वसन अंग जब आपसे पूछेगा बच्चा जी, जैसे मनुष्य में आप यहीं से आपको पता है कि भाई ये नसिका छिद्र है ना, जो आप देख भी रहे हैं, सबका है जो दिखता है। उसके बाद फिर नसिका चैम्बर होता है, फिर उसके बाद में बच्चा जी ग्रहणी, फिर उसके बाद श्वास नली, श्वसनी जिसको भी कहते हैं बच्चा, फिर उसके बाद श्वास नली होता है, और फिर नीचे जा करके भाई फेफड़ों के अंदर जो है श्वसनिकाएं आप लोगों ने देखा हुआ है, वायुकोष वगैरह होता है 10 लाख से अधिक की संख्या में, जिसका क्षेत्रफल लगभग 400 से 800 वर्ग मीटर होता है। ये सारी चीज वर्ग फीट या वर्ग फीट होता है शायद। तो इस तरह से अलग अलग जीवों का अलग अलग श्वसन अंग होते हैं। उसमें से तिलचट्टा में केवल ट्रैकिया, या जिसको श्वास नली भी कहते हैं, ट्रैकिया को ही श्वास नली कहते हैं, जो 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है मनुष्यों में, है ना बच्चा जी? इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल यहाँ पूछा गया प्रश्न है कि तिलचट्टा का श्वसन अंग है, तो तिलचट्टा का श्वसन अंग जो है बच्चा वो ट्रैकिया है, या फिर आप इसी को कह सकते हैं श्वास नली, है ना जी? इसी को आप क्या कहेंगे? श्वास नली कहेंगे। तो श्वास नली यानी श्वास नली या ट्रैकिया इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चा जी कह रहा है कि मछलियां किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? अब देखिए, अब अभी तिलचट्टा का श्वसन अंग देख रहे थे, और अब पूछ रहा है कि मछलियों का श्वसन अंग क्या है। तो मछलियों का श्वसन अंग जो होता है बच्चा वो गिल्स होता है, ठीक है? गिल्स या गलफड़ा जिसको कहते हैं, तो गिल्स या इसी को हम लोग गलफड़ा भी कहते हैं, है ना बच्चा? तो गिल्स या गलफड़ा के माध्यम से मछलियां जो होती है वो श्वसन की क्रिया करती है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, पौधे के पत्तियों के रंध्रों द्वारा बाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को कहते हैं। अब जरा ये देखिए, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रक्रिया पूछा है आपसे, है ना? ये देखिए, ये पत्ती है, अब कह क्या रहा है समझना है प्रश्न को, है ना? प्रश्न को समझना है। प्रश्न कह रहा है कि पौधों के पत्तियों के रंध्र द्वारा, रंध्र भी यहां पर आप बना लीजिए, ये रंध्र है मान लीजिए, इसके द्वारा बाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को, यहां से जो वाटर होता है ना, बाष्प के रूप में बाहर निकलता है मान के चलिए,
है ना, भेपर के रूप में, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो यहां से इस रंध्र के द्वारा बाष्प का निकलना बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इसलिए ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, है ना, ए विल बी द राइट आंसर, यानी कि अपना पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा मेरे नौनिहाल बच्चे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधे हरे क्यों होते? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भला इस प्रश्न का जवाब यदि कोई ना जुटा पा रहे हो तो भाई वैसे में वो सबसे निचले स्तर के दिमाग वाले बच्चे होंगे, इसलिए मैं नहीं मानता कि इस प्रश्न का भी जवाब आप लोग नहीं देंगे। तो पौधे हरे क्यों होते हैं? कह रहा है रंध्र के कारण, क्लोरोफिल के कारण, स्टोमाटा के कारण या लवण के कारण। तो बता दीजिए ना इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बच्चा जी क्लोरोफिल के कारण। ड्यू टू क्लोरोफिल प्लांट्स आर ग्रीन, है ना, तो क्लोरोफिल के कारण जो है पौधे हरे होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतःकोशिकीय पाचन होता है, जरा सा देखिए बच्चा जी, कह रहा है कि अंतःकोशिकीय पाचन होता है, तो भाई इंट्रासेलुलर डाइजेशन अकर्स इन, भाई बताना है कि भाई अंतःकोशिकीय पाचन होता है क्या पौधों में, क्या अमीबा में, क्या तिलचट्टा में, क्या मनुष्यों में? मेरे नॉनियल बच्चे, आप सभी को पता है कि हम सबों के जैसा ही एक जीव है, मतलब हम सबों के जैसा नहीं बल्कि पोषण के दृष्टिकोण से ऐसा मैं कह रहा हूं, जिसके अंदर होने वाली पोषण की प्रक्रिया को हम कहते हैं प्राणी संपोषण। क्या कहते हैं बच्चा जी? प्राणी संपोषण कहते हैं। यानी प्राणी में हम मानव लोग, सम का मतलब उसे हम लोग के जैसा, पोषण की प्रक्रिया जिसमें होगा, है ना, प्रक्रिया जिसमें होगी, हम उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। और वो जीव कोई और नहीं है बच्चा, वो जीव है अपना अमीबा। वो जीव अपना कौन है? अमीबा है बच्चा, जिसमें हम मानव के जैसा, हम मनुष्यों के जैसा पोषण की प्रक्रिया होती है, इसीलिए उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। और इसमें अंतःकोशिकीय, मान लीजिए देखिए अपना ये अमीबा हो गया, और इसी अमीबा के अंदर बच्चा जी यहाँ पर जो है, इसी अमीबा चूंकि एक कोशिकीय, वन सेलुलर है ना, या यूनिसेलुलर कहते हैं, है ना, यूनिसेलुलर या मोनोसेलुलर कुछ भी कहिए, वो अपना ऑर्गेनिज्म होता है। और इसी के अंदर, इसी कोशिका के अंदर यहाँ पर जो है पाचन की क्रिया होती है, तो वो अमीबा है। और अमीबा के जैसा एक और भी जीव है जिसको हम लोग कह सकते हैं यूग्लिना। लीजिए उसका भी नाम आपको याद रखना है, यूग्लिना है बच्चा जी, या और कहें तो पैरामीशियम है, पैरामीशियम है बच्चा। और इन सभी में ध्यान रखना है बच्चा जी, ये अपना पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, अमीबा हो गया, इन सबों में अंतःकोशिकीय पाचन की क्रिया होती है ना। आर यू गेटिंग माई ऑल पॉइंट्स माय डियर ऑल स्टूडेंट्स? जरूर बताएंगे आप इन सारी चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, या कहीं भी आपको कोई परेशानी हो तो आप जरूर वीडियो के कमेंट में आप आराम से अपनी समस्या लिख सकते हैं, मैं उसका बखूबी और बेहतर जवाब दूंगा। और वाकई आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्यारा प्यारा सा लाइक करिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, और ज़्यादा अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ वो भी लाभान्वित हो जाएं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखना है इसी तरीके से अपनी उपस्थिति कायम रखना है। अगला प्रश्न है बच्चा कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। अभी कह रहा है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या, बच्चा जी मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या, तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 1 2 3 4 है ना, दाया अलिंद दाया निलय, बाया अलिंद बाया निलय, तो कुल 4 कोष्ठ, या इसी को वेश्म भी कहते हैं। ये जो कोष्ठ है बच्चा याद रखेंगे कि इसको हम लोग वेश्म भी कहते हैं। कहेगा कि बताइए मानव हृदय में कितने वेश्म होते हैं? और तो और इसको चैम्बर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चा? चैम्बर भी कहते हैं। और बाकी बात अंग्रेजी में पार्ट ही बोलेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। तो कुल 4 चैम्बर होते हैं, जैसा कि अभी आप लोगों ने यहां पर देखा है ना, तो कुल 4 चैम्बर होते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर है ना ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बच्चा अगले प्रश्न की ओर। करा है पौधे में, जरा देखना है प्रश्न है, पौधे में टेनिन नामक पदार्थ कहां संचित होता है? मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग भी भोजन करते हैं, यानी कि उसको पोषण कहते हैं। पोषण की प्रक्रिया होती है, श्वसन की प्रक्रिया होती है,
परिवहन की प्रक्रिया होती है और इसके अलावे उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। इन तमाम प्रक्रियाओं के बाद उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, जिसमें आपको पता है कि हमारे शरीर में इन तमाम जैव प्रक्रियाओं के माध्यम से लाभदायक के साथ साथ कुछ हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं। तो हम हानिकारक पदार्थों को जिस प्रक्रिया के माध्यम से शरीर से बाहर करते हैं उसे उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से प्लांट में बच्चा जी, पौधों में कह रहा है कि पौधों में टेनिन, ये क्या है? टेनिन जो है, टेनिन के साथ साथ और भी नाम है, आइए उनका भी नाम मैं लिखूं। टेनिन के साथ साथ हम लोग रेजिन भी जानते हैं, ठीक है, या गोंद भी कह सकते हैं। आइए, तो ये सब जो होते हैं, ओह सॉरी बच्चा जी, देखना है, टेनिन हो गया, रेजिन हो गया, गोंद हो गया बच्चा, ये सब जो भी है अपना, ये सब जो भी है उत्सर्जी पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है पौधे का। और कह रहा है कि टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित, जमा कहाँ होता है? ऐसे तो टेनिन जो है पत्तियों में भी निकलता है बच्चा, जड़ से भी निकलता है, ठीक है, तने से भी निकलता है, पर पूछ रहा है कि इसका भाई संचय कहाँ होता है? संचय बोले तो बच्चा जी स्टोर कहाँ होता है, जमा कहाँ होता है? जवाब आपको देना है कि गुरुजी ये जो टेनिन है ना, पौधों की छाल में, बार्क में जमा होता है। क्लियर है? बार्क में, छाल में जमा होता है बच्चा जी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। करा है कोशिकांग, कोशिका का अंग, कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका का अंग, और वो कोशिका का अंग ब्रैकेट में दिया गया, उसका नाम क्लोरोप्लास्ट। बच्चा, क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग का होता है? बच्चा जी, अब ये क्लोरोप्लास्ट आपको पता ही होगा, देखिए ये पत्तियां हैं, पत्ती है ना, और पत्ती को आपको पता है कि आप जानते हैं कहा गया प्रकाश संश्लेषण का अंग कहा गया है, ठीक है ना बच्चा जी। अब देखिए इसके अंदर जो है हरित लवक होता है, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट ही कहते हैं बच्चा जी, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है कहोगे गुरुजी? क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है वो क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? तो क्लोरोफिल होता है, ठीक है। और इसी क्लोरोफिल के कारण पत्तियां क्या होती है? तो भाई हरा होती है या हरे रंग की होती है सारी पत्तियां। तो वही कह रहा है भाई कि देखो क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग का है, तो भाई इसी के अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ है, और यही जो है जब पत्ती को हरा रंग दे रहा है तो क्लोरोप्लास्ट को और कौन सा रंग प्रदान करेगा? हरा ही तो करेगा ना। तो इसलिए इस प्रश्न का भी सही जवाब अपना कौन होगा बच्चा? ऑप्शन बी होगा, यानी कि हरा, ग्रीन होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? अभी ही ये प्रश्न जो है दूसरे रूप में आया था हमारे बीच, फिर से अपना रूप बदला है, बहुरूपिया बन के आया है वापस। तो जवाब आप दे दीजिए ना। करा रुधिर का कौन सा अवयव? बच्चा जी रुधिर का कौन सा अवयव है ना रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो वो अपना प्लेटलेट्स होगा। इसीलिए बच्चा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन योर स्क्रीन। और क्या है वो कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? ब्रिक। बच्चा ब्रिक क्या है? ब्रिक को हम लोग गुर्दा भी कहते हैं, किडनी भी कहते हैं, ठीक है ना। कभी कभी देखते हैं घर में महिलाओं को ऐसा कह दो, जो हमारी आजकल महिलाएं भी ज़्यादातर जो है किडनी जानती है, या घर की तमाम महिलाएं जो भाई क्यों ना गांव से बिलोंग करते हो, क्यों ना वो अनपढ़ हो, क्यों ना वो आज 80 साल की महिला हो, वो जानते हैं कि भाई किडनी फेल होता है। कभी घर में जाके बता दो, किसी का एक्सीडेंट हो जाए और कह दो कि जानते हो फलाना का ना ब्रेक फेल हो गया था, जिसकी वजह से है ना वो मर गया, तो वो कहेगा कि कैसे गाड़ी चलाता था, जबकि आप कहोगे बाद में कि नहीं उसका ब्रेक फेल हुआ था ना कि ब्रेक फेल हुआ था, तो कहेगा ये ब्रेक क्या होता है? तो बताइएगा कि किडनी होता है। कहेगा कि अच्छा ऐसा है भाई कि किडनी बोल तब समझेंगे, ब्रिक बोलते हो मुझे नहीं पता चलता। तो बच्चा जी बहुत सारे ऐसे भी मीनिंग्स हैं जो अंग्रेजी के शब्द हैं, वो ज़्यादातर लोगों में प्रचलित है। तो ब्रिक को भी आप ध्यान में रखिएगा कि किडनी को ही ब्रिक कहते हैं, और इसका और तो और दूसरा नाम है गुर्दा, वो ध्यान में रखेंगे। तो ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो वो अपना नेफ्रॉन होता है। आप सभी को पता होगा बच्चा जी कि इस तरह से देखिए सेम के बीज के जैसा अपना क्या होता है? तो ब्रिक होता है, किडनी होता है। क्लियर है ना। और इसी के अंदर जो है कॉर्टेक्स और मेडुला पाए जाते हैं, और उसके अंदर नेफ्रॉन होते हैं करीब 10 लाख की संख्या में या ज्यादा भी। तो इस तरह से बच्चा आप याद रखेंगे कि उसका जो क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई होता है किडनी का, डेट इज कॉल्ड नेफ्रॉन बच्चा। तो इसलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि लार किस ग्रंथि से निकलता है बच्चा जी? अब देखिए लार सेक्रेशन, यानी कि जो अपना सलाइवा होता है वो सेक्रेट कैसे होता है? तो कह रहा है कि लार
किस ग्रंथि से निकलता है, तो वो लाला, देखिए बच्चा हिंदी में लाला कहते हैं और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं सलाइवरी। बच्चा जी इसी को अंग्रेजी में कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं बच्चा। तो ये सलाइवरी ग्लैंड है जिसको भाई लाला भी कहते हैं, या इसी को और क्या कह सकते हैं, तो इसी को और कह सकते हैं लार ग्रंथि, है ना बच्चा, लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड या फिर लाला। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि पाचन कार्य संपन्न होता है। देखिए प्रश्न कैसा है, ये टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न को यदि आप डील कर लेंगे मैं मानूंगा, बाकी फिर आसान प्रश्न कहां रह जाएगा, उसको तो आप ऐसे ही यूं ही चुटकियों में हल कर लेंगे मेरे नौनियाल बच्चे। तो देखिए पूछ रहा है यहां पर कि पाचन कार्य संपन्न होता है, और यहां पे पूछ रहा है क्या, देखिए लाला द्वारा, यानी कि वही लार द्वारा बच्चा जी, ठीक है ना, लार द्वारा, भूलेंगे नहीं। दूसरा एड्रिनल द्वारा, पिट्यूटरी द्वारा, जठर द्वारा। देखिए अब ये सब जरा सा देखना है। पहले तो एड्रिनल इन सारे कार्यों में भाग नहीं लेता है, ये सब वाचन पाचन में इसका कोई काम नहीं है, दिमाग से इसको बाहर कर दीजिए, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब को भी दिमाग से बाहर। पिट्यूटरी ग्लैंड का मतलब जानते हैं, जिसको हम लोग पीयूष ग्रंथि कहते हैं या उसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है ना बच्चा जी। तो आपको पता है कि वाई इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, है ना। क्यों कहते हैं हम लोग उसको मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को बच्चा जी, तो उसका भी रीजन है जो आगे आपको मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है जब प्रश्न आएगा वैसा। फिलहाल यहां पर इन दोनों को आप पहले तो कट आउट कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। अब बचता है लाला द्वारा, यानी कि लार द्वारा और जठर द्वारा। बच्चा जी लार कहां से निकलता है, आपके सलाइवरी ग्लैंड से, है ना, जो आपके जबड़ों के बीच में मुख गुहा में रहता है, 3-3 की संख्या में दोनों तरफ, बाएं और दाएं, ठीक है। तो ये क्या करता है, लार का काम क्या है, चूंकि इसमें एमाइलेज होता है बच्चा जी, इसमें क्या होता है, तो एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, किसमें बच्चा, तो लार में, ठीक है। लार में होता है एमाइलेज नामक एंजाइम, ठीक है, जो आपके भोजन को, और आपके भोजन में क्या रहता है बच्चा, आपके भोजन में रहता है स्टार्च, इस स्टार्च को बदल देता है मल्टोज में। किस में बदल देता है बच्चा जी, तो मल्टोज में बदल देता है, और किस में बदल देता है, तो ग्लूकोज में बदल देता है। देखिए ध्यान से इन सारी बातों को सुनिए, आप एकदम से मैच्योर हो जाओगे बायोलॉजी में, है ना, डॉक्टर बन जाओगे। आए तो मल्टोज प्लस ग्लूकोज यहां पर जो है बन जाता है, किसके माध्यम से, एमाइलेज एंजाइम के माध्यम से। और ये कहां से निकलता है, तो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, ठीक है, जो लार में उपस्थित होता है, ठीक है। वह स्टार्च को मल्टोज और ग्लूकोज में बदल देता है, क्लियर है ना। तो बस इतना ही काम होता है, मल्टोज और ग्लूकोज में यहां पर जो है आंशिक रूप में भाई कन्वर्ट करता है, लेकिन पूरा काम करने का काम कौन करता है, तो वो अपना जठर, आमाशय, देखिए बच्चा जी, आमाशय के द्वारा जठर रस निकलता है। और उसी जठर रस में कौन कौन चीजें होती है, क्या क्या सब मौजूद होता है, उसके बारे में जानिए। पहले तो उसमें होता है HCl बच्चा, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। दूसरा होता है अपना पेप्सिन, और तीसरा होता है बच्चा जी अपना म्यूकस, है ना। तीसरा होता है म्यूकस, जिसको श्लेष्मा भी कहते हैं बच्चा, म्यूकस होता है। तो यही 3 चीजें जो होती है उसमें, अब यही सब मिल कर करके कंप्लीट डाइजेशन का काम करवाता है, पाचन करता है। और इसके अलावा और भी कुछ बाई सपोर्टिव सेक्रेट्स है, जिसमें आपको पता है यकृत से पीत निकलता है, अग्न्याशय से अग्न्याशयी जूस या अग्न्याशयी रस निकलता है। ये सब जो है उसका कंप्लीमेंट्री एंजाइम होता है ना। लेकिन जठर द्वारा ही भाई पाचन कार्य पूरी तरह से संपन्न होता है, मतलब कंप्लीट होता है। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से समझिएगा, कंसेप्चुअल प्रश्न है बच्चा जी, और इन सारे प्रश्नों को यदि आप ठीक से डील कर लेते हैं, आने वाला एग्जाम आपके नाम होगा। मुस्कुराते हुए आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलेंगे, मजा आएगा जब एग्जाम देंगे इन तमाम प्रश्नों का भाई कंसेप्ट के साथ एक्सप्लेन करने के बाद, है ना। तो बताइए बच्चा जी सही जवाब क्या होगा, तो सही जवाब अपना होगा, अरे भाई कोई बैठ तो नहीं गया इस पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, है ना बच्चा, ऑप्शन डी, जठर रस यानी जठर द्वारा। अगला प्रश्न है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। अब तो ये बच्चों वाली बात है, भला इसका जवाब आप नहीं कैसे दे सकते हो, है ना। तो एक वयस्क मनुष्य में, है ना, कितने दांत होते हैं, तो 32, है ना, 32 टीथ प्रेजेंट इन एडल्ट ह्यूमन, है ना बच्चा जी। तो 32 दांत मौजूद होते हैं एक वयस्क मनुष्य के अंदर, एक वयस्क मनुष्य के जबड़े में, मुख गुहा में। अगला प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्या बात है। 9th क्लास से, 8th क्लास से, 7th क्लास से ही
शिक्षक लोग अपने बच्चों को पीट पीट के पढ़ाते हैं, अरे बोल कोशिका का पावर हाउस, बोल, है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। तो बच्चा जी, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लियर है, समझ गए? क्यों भैया? क्योंकि इसी में होता है वायवीय श्वसन, है ना, इसी कोशिकांग में, इसी कोशिका के अंग में होता है कोशिकीय श्वसन है, और यहीं से निकलता है बच्चा जी क्या, तो ऊर्जा किस रूप में, तो एटीपी के रूप में गुरुजी। क्लियर है ना? तो इस तरह से इसको आप बिल्कुल ना भूलेंगे, यही है पावर हाउस ऑफ द सेल, थोड़ा कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद है। अब देखो पूछ रहा है श्वसन के अंतिम उत्पाद है बच्चा जी, ग्लूकोज, जो पाचन के द्वारा ग्लूकोज बनता है, आखिरकार जो ग्लूकोज बनता है एमिनो एसिड बनता है, तो जो अपना ग्लूकोज बनता है वो रक्त के साथ ट्रांसपोर्ट होता है हमारे बॉडी के कंप्लीट, हमारे शरीर के कंप्लीट बॉडी पार्ट में सभी भागों तक वो जाता है, और फिर हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जाता है, उसको तोड़ता है, यानी कि ऑक्सीजन किसको, ग्लूकोज को तोड़ता है, और फाइनली बच्चा जी, फाइनली बाई उपोत्पाद के रूप में, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जो है जलवाष्प होता है बच्चा, और साथ में एटीपी के रूप में एनर्जी होता है ना। एटीपी के रूप में क्या होता है बच्चा जी, तो एनर्जी होता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें क्लियर है। तो देख लीजिए CO2 H2O और एटीपी, कहां यानी एटीपी यानी एनर्जी, तो CO है, H2O है और ऊर्जा है, तो इसीलिए ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक किसी बच्चे को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। अगला प्रश्न है बच्चा कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रश्न को हम लोग यहां पर समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे। देखिए क्या है प्रश्न, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं घुमा घुमा के प्रश्न कर रहा हूं, ये सीधा गोली नहीं चला देना है, ठीक है ना। अच्छे तरीके से कंसेप्ट को क्लियर करना है, तभी जवाब देना है, अदरवाइज आप पकड़े जाओगे, आपकी गलतियां पकड़ी जाएगी और आपका स्कोर बेहतर नहीं होगा। तो आइए इस प्रश्न का जवाब देते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन करता है बच्चा जी। तो लाल रक्त कणिका का मतलब कौन हो गया, आरबीसी हो गया। और आप लोगों ने जाना हुआ है बच्चा कि जानते हैं आरबीसी ना भाई, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, इसकी वजह से ही लाल होता है। अरे भैया ठीक है, ये भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन इसमें तो वैसा ऑप्शन ही नहीं है। अब मैं क्या करूं, है ना, मैं क्या करूं राम। ये सब देखो क्या मिल रहा है अपने सामने, तांबा के यौगिक, लोहा के यौगिक, लवण के यौगिक, और इनमें से सभी तो आपको पता होनी चाहिए, जानते भी होंगे कि ये जो हीमोग्लोबिन है बच्चा जी, वो एक प्रकार का प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है बच्चा, तो वो एक प्रकार का प्रोटीन है, ये अपना एक प्रकार का प्रोटीन है बच्चा जी। और ये प्रोटीन में कौन सा एलिमेंट होता है, तो वो होता है बच्चा जी अपना आयरन होता है बाबू रे, वो अपना आयरन होता है, यानी कि Fe होता है। तो इस तरह से यहां पर ये आयरन के ही जो यौगिक होते हैं बच्चा, कहां गया, लोहा, आयरन यानी क्या होता है बच्चा, लोहा, है ना। तो लोहा के जो यौगिक होते हैं वो ही जो है अपने आरबीसी को, वही अपने आरबीसी को क्या कर देता है, लाल बना देता है। दैट इज क्लियर माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में मैं बस इतनी प्रश्न आपके साथ साझा कर रहा हूं। अगले वीडियो में आगे आने वाले प्रश्न को मैं आपके साथ उपस्थित कराऊंगा बहुत ही बेहतर तरीके से और बिल्कुल मजेदार कंसेप्ट के साथ। आपको मैं अगली लेक्चर आपके बीच भेजूंगा। तब तक आप हमारे तमाम वीडियोस को यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देखिए। फिलहाल हो गया है वक्त, दीजिए मुझे इजाजत। मिलते हैं हम आपसे दूसरे वीडियो में। तब तक आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।